अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ENG 502 लेसन नंबर 21 से। ये हमारी मिड टर्म सीरीज़ का लास्ट लेसन है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 117 से। तो ये दिया हुआ है पर्सपेक्टिव अप्रोच। अच्छा, पर्सपेक्टिव अप्रोच के अंदर ऐसे अप्रोचेस दिए जाते हैं, ऐसे मेथड दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप लैंग्वेज को ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज को जो इस्तेमाल करने के लिए जो रूल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसको वाजे किया गया है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कहनी है तो उसके सही रूल्स क्या हैं वो आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए। उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैटिन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव और ये सारे सेंटेंसेस ये आगे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है तो हम वहीं पे रीड करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इन प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग वन शुड नेवर बिगिन a sentence with and similarly one cannot split an infinite। अब इसके अंदर देखें, इनफाइनाइट से मतलब है, अगर आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है टू बोल्डली गो, ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जो है इनफाइनाइट को, इन्फिनेटिव को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, तकसीम कर दिया। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, टू गो बोल्डली। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल दी हुई है प्रीपोजिशंस की कि कभी भी विथ के साथ, एंड के साथ जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अभी मैंने सेंटेंस दे दिया कि हु डू यू गो विथ, तो हु डू यू गो विथ मैंने कहाँ पे स्टॉप किया, विथ पे। अब ये विथ क्या है, विथ जो है प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, विथ whom डिड यू गो। ठीक है, इसी के अलावा अब ये हमने ऊपर देखा कि प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वो सही इस्तेमाल किया है। प्रोनाउन का सही इस्तेमाल देखें, अगर आप ये सेंटेंस देखें, एंड मैरी रन्स फास्टर देन मी, यहाँ पे मी पे मैंने स्टॉप किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैं प्रोनाउन को यूज नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस कहूँ मैरी रन्स फास्टर देन आई, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो प्रोनाउन पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इन्फिनेटिव जो है स्प्लिट नहीं होगा। थर्ड जो है वो क्या होगा कि प्री पोजिशन पे सेंटेंस स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर है जो आप पे याद रखना है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 118 विच इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो एक डिटेल्ड जो है स्ट्रक्चर है, मेथड है कि लैंग्वेज को जो है मॉडर्न ज़माने में, मतलब मौजूदा जो ढांचा है ना, कि किस तरह लैंग्वेज जो है मौजूदा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें जो है ये चीज़ नहीं बताई जाती कि लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे पर्सपेक्टिव अप्रोच के अंदर तो ये बताया जा रहा है कि लैंग्वेज को किस तरह से जो है आपने यूज़ करना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर ये नहीं बताया जाता। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश से, ठीक है, मिडिल ओल्ड इंग्लिश से जो है कुछ कुछ सैम्पल्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, और फिर उसको रेगुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है रीड किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, जुमला जो है वो ग्रामेटिकल तब माना जाता है जब वो किसी मदर लैंग्वेज में पहले से ही इस्तेमाल हो चुका हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है हिस्ट्री के अंदर बोले जाने वाली ज़बान जो थी उसके सैम्पल्स उठा के उसी को स्टडी किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दी हुई, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आप देखें, एक सेंटेंस है ही डोंट नो नथिंग। ठीक है, आई डोंट नो वाला, ही डोंट नो नथिंग। तो ये सेंटेंस अगर हम पर्सपेक्टिव अप्रोच के हिसाब से देखें, मतलब आज के जो ग्रामर है उस हिसाब से देखें, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा, गलत होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के हिसाब से देखें तो ये जुमला जो है, ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। क्यों ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये पहले बोला जा चुका है, मतलब ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये सेंटेंस यूज किया जा चुका है, मतलब इस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते थे। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जो है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच वो हिस्ट्री की लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 119 विच इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। अच्छा, स्ट्रक्चर से आपको मतलब पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। ठीक है, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अल्फाजों को, उसके वर्ड्स को किस तरह से तरतीब दिया जाए, ठीक है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसका जायजा स्ट्रक्चर एनालाइज में लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड है ना एम्प्टी ब्लैंक्स को या एम्प्टी स्लॉट्स को फिल करने का, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें, आपके पास ये दिया हुआ है द डैश ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे आप जो है इन वर्ड्स को जो है इस तरह से भी फिल कर सकते हो, द बॉय ड्रिंक्स वाटर। फिर सेकंड में
ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाउन का इस्तेमाल किस तरह से करना है और प्रोनाउन का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये चीज़ बताई जाती है। ठीक है, जैसे नाउन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोनाउन लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक 120 की, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट एनालाइज। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट एनालाइज क्या है, कॉन्स्टिट्यूट है छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, इसमें जो है सेंटेंस के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को या फिर कह सकते हैं डिफरेंट हिस्सों को जो है पहचाना जाता है कि वो जुमला जो है किस तरह मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से कुछ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं या किस तरह से कुछ सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, एन ओल्ड मैन ब्रॉट अ शॉर्ट गन टू द वेडिंग। तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन, फिर शॉर्ट गन और फिर टू द वेडिंग, किस तरह से छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स का वर्ड्स मैंने यूं यूज किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक 121 विच इज लेबल्ड एंड ब्रैकेट। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो तरीका है, ये जुमले को, ढांचे को, कि जुमले के स्ट्रक्चर को लेबल और ब्रेकिंग के जरिए जाहिर करता है। ठीक है, मतलब आपने जो है वर्ड्स को पहले कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ा था। ठीक है, अब क्या कर दिया, छोटे छोटे ब्रैकेट्स के अंदर तोड़ दिया, जैसे द को अलग कर दिया, डॉग को अलग कर दिया, या फिर द डॉग को एक साथ कर दिया और फिर एक सेंटेंस बना दिया, द डॉग लव द गर्ल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो है स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसे ART आर्टिकल है, वर्ब है, नाउन है। जैसे मैंने आपको पहले से ये सारी चीजें बताई हुई कि आपने एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो पहले आप आर्टिकल लेके आओगे, फिर आप नाउन लेके आओगे, फिर आप एडवर्ब लेके आओगे। ये सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे NP किसको कह रहे हैं, नाउन फ्रेज को कह रहे हैं, VP वर्ड फ्रेज को कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 122 गैलिक सेंटेंस। गैलिक जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को किस तरह से स्ट्रक्चर दिया जाता है, या सेंटेंसेस का जो है किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखें कि गैलिक के अंदर पहले होता था वर्ब, फिर नाउन फ्रेज, फिर अगेन नाउन फ्रेज आएगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है, पहले नाउन फ्रेज आएगा, फिर वर्ब आएगा, नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है, द गुड बुक, ये जो है द गुड बुक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी चीज को गैलिक के अंदर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, द बुक गुड। ठीक है, तो ये गैलिक सेंटेंस है विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलेगा। ओके, 1-2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक फाइल शेयर करूंगी, पूरी कोशिश होगी मेरी कि जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव पार्ट जितना भी ENG 502 के अंदर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो सारा कंबाइन करके आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ओके, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।